अंचल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और इस बुलेटिन की शुरुआत राजधानी भोपाल से एक खबर के साथ कर लेते हैं, जहां भोपाल में अब मिलेगा कश्मीर का लुत्फ। झीलों की नगरी को मिलने जा रही है शिकारा की सौगात। बड़े तालाब में तैरेंगे 20 शिकारे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज करेंगे शुभारंभ। सीएम मोहन के नेतृत्व में प्रदेश में पर्यटन का नया दौर। डल झील की तर्ज पर शिकारे की नई सौगात मिलने वाली है। आज सुबह 9:30 बजे बोट क्लब पर इसका लोकार्पण होने वाला है। तो आज सुबह 9:30 बजे राजधानी भोपाल के बोट क्लब पर इसका लोकार्पण होगा। तो भोपाल में अब कश्मीर जैसा लुत्फ मिलेगा। झीलों की नगरी को मिलने जा रही है शिकारा की सौगात। बड़े तालाब में अब 20 शिकारे तैरेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इसका शुभारंभ करने वाले हैं। आपको बता दें कि सीएम मोहन के नेतृत्व में प्रदेश में पर्यटन का नया दौर शुरू होने वाला है। डल झील की तर्ज पर शिकारे की सौगात आज बोट क्लब से मिलेगी, जिसका लोकार्पण सीएम डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। तो तैयारियों से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। तो भोपाल में कश्मीर का लुत्फ मिलेगा। शिकारे की सौगात आज भोपाल वासियों को मिलने वाली है। तो झीलों की नगरी को सौगात मिलेगी। बड़े तालाब में अब 20 शिकारे तैरेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इसका शुभारंभ करेंगे। चलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम आपको बता देते हैं। तो बोट क्लब पर शिकारा का शुभारंभ करेंगे सबसे पहले सीएम आज। उसके बाद 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होंगे। दोपहर 1:10 पर भोपाल से शिवपुरी रवाना होने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं शाम 4:10 पर कूनो से ग्वालियर पहुंचने वाले हैं सीएम। स्थानीय कार्यक्रम में जहां शिरकत करेंगे। शाम 5:40 पर खजुराहो के लिए रवाना होने वाले हैं। शाम 7:40 पर खजुराहो में स्थानीय कार्यक्रम है, जिसमें सीएम शिरकत करेंगे। वहीं रात 8:55 पर खजुराहो से भोपाल के लिए रवाना होने वाले हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है। काफी व्यस्त दिन उनका आज रहने वाला है। मध्य प्रदेश के अलग अलग झीलों में जाने वाले हैं, जहां कई कार्यक्रमों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। सबसे पहले राजधानी भोपाल में बोट क्लब पर शिकारा का शुभारंभ करेंगे। फिर 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने वाले सीएम डॉक्टर मोहन यादव दोपहर 1:10 पर भोपाल से शिवपुरी के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें वे शामिल होंगे। इधर छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया लगातार जारी है। 11 दिसंबर तक मतदाताओं को गणना पत्रक भरने का समय दिया गया है। निर्वाचन आयोग का दावा है कि अब तक 91% मतदाताओं के आंकड़ों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। इस बीच ये जानकारी सामने आई है कि करीब 22 लाख मतदाताओं के संबंध में जानकारी ही नहीं मिली है। ऐसे में अब इनके नाम काटे जाने की आशंका बढ़ चुकी है। इसे लेकर अब सियासी बवाल भी तेज हो चुका है। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर छत्तीसगढ़ में क्यों बवाल मचा हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया के बीच 22 लाख मतदाता संदिग्ध पाए गए हैं। ये ऐसे मतदाता हैं जिनके संबंध में बीएलओ को कोई जानकारी नहीं मिली। इन मतदाताओं के मृत होने, स्थानांतरित होने या किसी अन्य पते पर रहने की संभावना जताई गई है। यही वजह है कि ऐसे मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग ने डी श्रेणी में रखा है। ऐसे मतदाताओं के पास अपना वैध दस्तावेज जमा कराने के लिए 15 जनवरी तक समय होगा। इसके बाद भी जो मतदाता अपनी नागरिकता को प्रमाणित नहीं कर सके, उनका नाम मतदाता सूची से काटा जाना तय है। छत्तीसगढ़ में 92% मतदाताओं के आंकड़ों का डिजिटाइजेशन के दौरान 22 लाख वोटर्स के संबंध में जानकारी नहीं। मृत, स्थानांतरित, अन्यत्र जाने वाले मतदाताओं के नाम सूची से बाहर। सिर्फ रायपुर में ही 3.5 लाख मतदाताओं के नामों की जानकारी नहीं। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर पहले ही छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान जारी है। भाजपा इसे अब तक जहां वोटर लिस्ट शुद्धिकरण की प्रक्रिया बताकर समर्थन कर रही है, वहीं कांग्रेस नाम काटे जाने को लेकर सड़क से सदन तक बवाल काट रही है। एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी का आरोप लगाते हुए जहां कांग्रेस के नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं संसद के शीतकालीन सत्र में भी एसआईआर का मामला गूंज रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ में 22 लाख से अधिक संदिग्ध मतदाताओं के संदिग्ध पाए जाने पर फिर से बवाल शुरू हो गया है। हकीकत है कि चुनाव आयोग को बीएलओ इन 22 लाख मतदाताओं तक पहुंच ही नहीं पाए। दरअसल चुनाव आयोग जो एसआईआर करवा रहा है, वो एसआईआर पूरी गंभीरता से नहीं हो रहा है। बीएलओ के ऊपर में दबाव डाला जा रहा है।
आयोग दावा करता है कि 97% लोगों तक फॉर्म पहुंच गया, 97% लोगों तक फॉर्म पहुंच गया, तो 22 लाख मतदाता अभी तक आप से दूर क्यों हैं? उनके बारे में आपको जानकारी क्यों नहीं है? दूसरी बात, छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में जो हमारे मजदूर हैं वो उत्तर प्रदेश जाते हैं, वो जम्मू कश्मीर जाते हैं, पंजाब जाते हैं, आसाम जाते हैं, दीगर राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मनरेगा के काम को अघोषित रूप से बंद कर दिया गया है। SIR प्रक्रिया सिर्फ 1 महीने के लिए आपने चालू किया है, तो कोई मजदूर अपनी रोजी रोटी छोड़ के SIR कराने आएगा नहीं। जिन नामों के जैसे डी कैटेगरी में जो आपने बताए और जिन नामों का उल्लेख नहीं हो पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है या मिला है तो उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, तो वो परीक्षण का विषय है। और चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इतने लोग कुछ लोग नहीं मिल पाए हैं, कुछ लोगों का दस्तावेज नहीं हो पाया होगा या और भी जो भी समस्या होगी तो उसको पूरा परीक्षण करके उस पर निर्णय लेंगे। छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग ने पहले ही 71% नामों के 2003 की सूची से मिलान का दावा किया था। तब ये तय माना जा रहा था कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटने की जरूरत नहीं होगी, न लाखों मतदाताओं को खुद की नागरिकता ही साबित करनी होगी। गौरव शर्मा, रायपुर। इधर विश्रामपुर के ज्ञानोदय श्रवण बाधित और मुख बधिर आवासीय विद्यालय का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिव्यांग बच्चों से मजदूरों की तरह गिट्टी बालू ढुलवाता हुआ स्टाफ कैमरे में कैद हुआ है। वायरल वीडियो सामने आते ही स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों ने स्कूल प्रबंधन पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। मामले को महिला बाल विकास और समाज कल्याण विभाग की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी गंभीरता से लिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अन्याय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी कोई भी हो उस पर कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पे अगर ऐसे हमारे दिव्यांग भाई बच्चों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो उसको उचित कार्रवाई करवाएंगे। और कहीं ना कहीं हम बात करते हैं कि हमारे बच्चों को सशक्त बनाना है, उन्हें सक्षम बनाना है, वो खुद से करना सीखे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर भारतीय रेलवे ने काशी, चेन्नई, कोयंबटूर और वाराणसी के बीच 7 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया, जिससे चौथे काशी तमिल संगम में लोगों के बड़े पैमाने पर भागीदारी हो सके। इस पहल से तमिल भाषा क्षेत्र और काशी के प्राचीन आध्यात्मिक केंद्र के बीच सांस्कृतिक संबंधों और ज्यादा मजबूती आएगी। बुधवार को तमिल समागम की रामेश्वरम से बनारस वाली ट्रेन 400 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों को लेकर जबलपुर पहुंची, जहां उत्तर मध्य भारत और दक्षिण भारत के तीर्थ यात्रियों का पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर स्टेशन पर रेलवे के अधिकारियों ने स्वागत किया। वहीं यात्रियों ने जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की। काशी तमिल संगम के द्वारा काशी देखने के लिए आई हूँ। मैं बहुत खुशी हूँ। ऐसा दक्षिणी कोने से उत्तर आकर हिंदी देश को देखने में बहुत बहुत खुशी हूँ। प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद बताती हूँ। Has created a great thing, great awareness to make the connection between Kashi and Tamil Nadu, because there is a lot of cultural coincidence between Tamil Nadu and Varanasi. So this initiative really make us to understand that in a deep manner. काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस का जबलपुर स्टेशन पर रेलवे के सभी कर्मचारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। इस ट्रेन में जो यात्री यात्रा कर रहे थे उनका फीडबैक लिया गया, उनकी कुशलक्षेम पूछी गई और उनको कोई असुविधा तो नहीं हो रही है जाना गया। सभी यात्रियों ने रेलवे की सुविधा की काफी सराहना करी।
और चलिए इसी बीच धार से खबर आप तक पहुंचा देते हैं, जहां कलघाट में किसान आंदोलन का मामला, चक्का जाम करने वाले 17 लोगों पर केस दर्ज। वीडियोग्राफी के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रदर्शन से लगभग 10 घंटे था यातायात बाधित। मुंबई आगरा एनएच पर जाम किया गया था, तो वीडियोग्राफी के आधार पर यह पूरा मामला दर्ज किया गया है। प्रदर्शन से 10 घंटे तक यातायात बाधित हुआ था। मुंबई आगरा एनएच पर यह जाम किया गया था, चक्का जाम किया गया था। तो धार से खबर, जहां कलघाट में किसान आंदोलन का यह पूरा मामला है, चक्का जाम करने वाले 17 लोगों पर केस दर्ज कर दिया गया है। वीडियोग्राफी के आधार पर प्रकरण ये पूरा दर्ज हुआ है। और आपको बता दें कि प्रदर्शन से लगभग 10 घंटे तक यातायात जो है वो बाधित हुआ था। मुंबई आगरा एनएच पर इन किसानों ने चक्का जाम किया था, जिसकी वजह से 10 घंटे तक यातायात बाधित हुआ था। और अब इस पूरे मामले पर 17 लोगों पर केस दर्ज कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता लोकेश चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, 17 लोगों पर यह पूरा मामला दर्ज किया गया है। प्रदर्शन से 10 घंटे तक यातायात बाधित हुआ था। ये कार्रवाई कहां तक सही है, क्योंकि ये किसान तो अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम कर रहे थे। अगर इनकी मांग पहले ही पूरी कर दी जाती, इनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाता, तो इनको चक्का जाम करने की नौबत ही नहीं आती। जी, आपका अगर हम जनता की ओर रुख करें तो यह प्रश्न एकदम सही सटीक बैठता है, लेकिन प्रशासन जो है उसके द्वारा यह प्रकरण इसलिए दर्ज किया गया है कि खलघाट जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग है और यहाँ पर भारी संख्या में वाहनों का दबाव रहता है। ऐसे में जो वाहनों की रोकथाम की गई, उन्हें चक्का जाम किया गया, इससे कई लोग परेशान भी हुए हैं। इसी को देखते हुए प्रशासन ने इन आंदोलनकारियों पर यह प्रकरण दर्ज किया, क्योंकि ये मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग था और यहाँ पर सुबह से ही राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर किसानों के द्वारा आंदोलन 1 दिसंबर को किया गया था। और सुबह से ही यहाँ पर पहले थोड़ी देर तक एक लेन को चालू रखा था, लेकिन बाद में दोनों लेनों को इन किसानों के द्वारा बंद कर दिया गया था। ऐसे में जो यातायात था वो प्रभावित हुआ था और कई राहगीर लोग जो थे वो परेशान भी हुए थे। खैर, आखिर हम बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन ने पहले कुछ तैयारियां की थी और रोडों को डाइवर्ट भी किया था, लेकिन फिर भी जो ये आंदोलन हुआ था, ये जो महाकुंभ हुआ था अपनी किसानों की अपनी मांगों को लेकर, इस कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो मार्ग अवरुद्ध किया गया था, उस वक्त 17 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया है धामनोद पुलिस के द्वारा। मैं आपको बता दूं कि इन जो 17 नाम जो है, इसमें धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा के जो किसान राष्ट्रीय किसान मार्ग जो खलघाट है 52 नंबर का क्रमांक का, इस पर करीबन उस दिन 5000 से अधिक किसान एकत्रित हुए थे और यहाँ पर आंदोलन किया था। अपनी कई मांगे थी, जिस पर एक महत्वपूर्ण मांग थी कि किसान कर्ज माफी था, एमएसपी को सुचारू रूप से लागू किया जाए, और कुछ ऐसी मांगे थी, उनको लेकर इनके द्वारा आंदोलन किया था। कलेक्टर धार प्रियंक मिश्र की मध्यस्थता के चलते यह आंदोलन देर रात्रि को स्थगित किया गया था, यानी कि करीबन 12 घंटे का यह जो जाम था यह रोड पर लगा रहा था और कई लोग प्रभावित हुए थे। जो प्रकरण दर्ज हुआ है, मैं आपको बता दूं, महत्वपूर्ण जो सूचना है, 17 लोग थे, किसान जो लोग थे, इनमें राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के जो महामंत्री है गोपाल पाटीदार, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के जो बड़वानी के जिलाध्यक्ष है मंदन मुवेल, ऐसे कई लोग हैं जो पदाधिकारी लोग हैं। इन पर प्रशासन ने प्रकरण दर्ज किया है इस आंदोलन को लेकर। जी, तो बिल्कुल मुंबई आगरा एनएच पर इन्होंने चक्का जाम किया था, जिससे यातायात काफी ज्यादा बाधित हुई थी। कई लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इसी सारी चीजों को देखते हुए इन 17 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। अगली खबर जबलपुर से, जहां 4 मंजिला कपड़े की दुकान में लगी है भीषण आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू हालांकि पा लिया है। लाडगंज थाना क्षेत्र के घबड्डी चौक का यह पूरा मामला है। तो फायर ब्रिगेड ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है, लेकिन काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। लाडगंज थाना क्षेत्र के घबड्डी चौक का यह पूरा मामला है। जबलपुर से खबर, जहां 4 मंजिला कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से शायद ये आग लगी है।
सारंगढ़ से भी एक खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। घना कोहरा अब आफत बनता जा रहा है उस क्षेत्र में। राहगीर और यात्री इसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। ठंड से बचने अलाव का सहारा भी लोग ले रहे। देखिए तस्वीरें भी निकलकर सामने, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितना घना कोहरा है और लोगों के लिए अब ये कोहरा आफत बनता हुआ नजर आ रहा है। राहगीर और यात्री इस घने कोहरे की वजह से परेशान हो रहे हैं, तो ठंड से बचने के लिए लोग अब अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। तो सारंगढ़ में शीतलहर का कहर देखने को अब मिल रहा है। घना कोहरा आफत बनता जा रहा है लोगों के लिए, क्योंकि राहगीर और यात्री इससे परेशान हो रहे हैं। कोहरा इतना ज्यादा है कि विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है, तो ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा भी लोगों को अब लेना पड़ रहा है। इधर ग्वालियर नगर निगम के प्रतिष्ठित सिंधिया गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट की मंगलवार को शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता विवेक नारायण सेजवलकर थे। आयुक्त संघ प्रिय भी मौजूदगी में निगम उपायुक्त सत्यपाल सिंह चौहान ने बताया कि निगम का ये 84वां आयोजन है। स्पर्धा में देश भर की 18 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें आगा खान कोलकाता टीम, ओबेदुल्ला हॉकी टीम, भारत पेट्रोलियम सहित सभी प्रमुख टीमें शामिल हैं। विजेता टीम को 5 लाख का प्रथम पुरस्कार और उपविजेता को 3 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। कुछ व्यक्तिगत पुरस्कारों की भी घोषणा की गई है। चौहान ने बताया कि टूर्नामेंट 10 दिसंबर तक चलेगा। और ये टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, क्योंकि अभी के साथ हम ये टूर्नामेंट 2 बार पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो इस साल भी यही मकसद लेके चलेंगे कि ये अच्छी तरह से खेलें, फिर ये टूर्नामेंट को जीत के जाएं। निश्चित रूप से ये बहुत ही हर्ष का विषय है। ग्वालियर नगर निगम और पूरे हमारे जो सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से ये परंपरा रही है कि पहले से ही लगातार ये सिंधिया गोल्ड कप का आयोजन होता रहा है। उसी के तारतम्य में इस बार की जो सिंधिया गोल्ड कप का जो आयोजन है आज से प्रारंभ हो रहा है, जिसके शुभारंभ समारोह में आज के मुख्य अतिथि माननीय सेजवलकर साहब उपस्थित हुए हैं। ये जो सिंधिया अखिल भारतीय 84वां आयोजन है नगर निगम का, और इसमें 18 टीमें भाग ले रही हैं। उसमें एक स्थानीय टीम है ग्वालियर की, और इसका उद्घाटन हमारे सेजवलकर जी ने किया है। नारायण के सेजवलकर पूर्व सांसद हैं। अध्यक्षता श्री हरिपाल जी ने की है, नेता प्रतिपक्ष हैं, और आयुक्त महोदय भी उपस्थित हैं हमारे इस कार्यक्रम में। बात रीवा जिले की, जहां से शिक्षा विभाग से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां स्कूल की महिला हेडमास्टर ने ऐसा कुछ कर दिया है जिसे देख और सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जिस सरकारी स्कूल के कमरे में बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, उसे हेडमास्टर ने अपना आराम गाह बना रखा है, जहां बाकायदा आराम की हर चीज मौजूद है, जिसे देखकर क्लासरूम बेडरूम नजर आता है। मामला सामने आने के बाद अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं। जानकारी के अनुसार कुल्लू पूर्व माध्यमिक विद्यालय के इस मामले में महिला हेडमास्टर पद्मा शर्मा ने स्कूल के एक कमरे को व्यक्तिगत बेडरूम में बदल दिया, जहां ऐशो आराम की सारी सुविधाएं लगा रखी है। क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड, चौक, किताब की जगह पर गैस टंकी, चूल्हा, कूलर, पंखा रखा गया है। क्योंकि मुझे याद है रूटीन चेकअप में मैं कुल्लू विद्यालय गया था। शाम 4 बजे मेरा विजिट हुआ था। वहाँ पे स्कूल खुला हुआ मिला था, सारे टीचर्स भी उपस्थित मिले थे। थोड़ी बहुत जो कमियां वहाँ पाई गई थी, व्यवस्थाएं पाई गई थी, उसके संबंध में उनको नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद अब ये जो आप नई चीज बता रहे हैं कि एक कमरे को क्या किया गया है, आप जो बता रहे हैं वीडियो आया है, बेडरूम टाइप का बना दिया, बेडरूम बनाया गया है, तो अपन उसकी फिर से जाँच करवा लेंगे। अगर ऐसा सही पाया जाएगा तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो विदिशा में शहर के विकास को लेकर भाजपा और कांग्रेस के पार्षद लंबे समय से धरने पर बैठे हैं। इसी कड़ी में पार्षदों ने नगर पालिका की अर्थी निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इधर महासमुंद के बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र में श्रम कानूनों की अनदेखी खुलकर सामने आई है। इंडिया लिमिटेड में काम कर रहे ठेका कर्मचारियों ने कम वेतन, ज्यादा समय तक कम काम और सुरक्षा
तो बता दें कि कम वेतन, ज्यादा समय तक काम और सुरक्षा उपकरणों की कमी की शिकायत करते हुए विधायक आवास पहुंचकर उन्होंने गुहार लगाई है। कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदार को 130 लोगों की अनुमति है, पर 300 तक मजदूरों से काम कराया जा रहा है। तय 8 घंटे की बजाय 10 घंटे काम लेना और कलेक्टर दर 11,750 रुपए की जगह 7,500 से 8,000 रुपए वेतन दिया जाता है। शिकायत करने पर काम से निकालने की धमकी दी जाती है। कर्मचारियों की शिकायतें श्रम विभाग की नियमित जांच पर सवाल खड़े कर रही है। देखो, मेरे को तो शिकायत के बारे में पहले पता ही था, अभी पता चला है, जस्ट अभी आधा घंटा पहले। तो मैं ये श्रम अधिकारी जी को भी बुलाया हूँ, बच्चे लोग से चर्चा किया हूँ। रियल में 8 घंटा के बदले में लोग 10 घंटा 12 घंटा काम करवा रहे हैं और ये ठेकेदार के माध्यम से धमकी देते हैं। ये गलत बात है। अगर इस टाइप का अगर कोई ठेकेदार या कोई फैक्ट्री के मालिक जो है इस टाइप का करेंगे, अगर ओवर टाइम का कार्य करवाएंगे तो उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आई न्यूज पर लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।